गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग पे सबको। एक लंबे समय के बाद आज क्लास लेने का हिसाब किताब बना। एक्चुअली मेरा गला इतना इन्फेक्शन पकड़ गया कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको बोलना नहीं है। आज बारिश के चलते कुछ आबादी भी कम आई है ना। पढ़ना स्टार्ट करें? आज किताबें लाए हो? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी मैं लूसेंट पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि ये लूसेंट आज तक पूरी नहीं हो पाई, जबकि मेरी दिली इच्छा है कि तुम इसको पूरी कर लो। कोई नहीं, अब ठीक है। अब गला, अब मॉडर्न इंडिया एक ही दिन पढ़ा था शायद। हमने स्टार्ट किया था पढ़ना आधुनिक भारत, और तुम्हें आधुनिक भारत की सारी कहानियाँ पता हैं, पर अब पेपर के हिसाब से थोड़े फैक्ट्स, क्योंकि HSSC में या CHSL में या MTS में फैक्ट्स खूब आते हैं। और फैक्ट्स क्या है, रटने की चीज़ है। तो रटने वाली चीज़ ना किताब, सारी किताबों से नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे जो किताब हमने अपनी लगवाई है ना, उसका टारगेट है अंडरस्टैंडिंग बनाना। और फिर जैसे लूसेंट में फ़ायदा क्या है कि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं। जो पेपर में आएगा, एक पेज पे 100 बातें हैं कम से कम। अब उन 100 में से पेपर में क्या पता कौन सी आ जाए। जो पहली बार लूसेंट को पढ़ता है उसको बहुत टफ दिखती है, इसीलिए आप देखो नॉर्मल बच्चा इसको पूरी नहीं कर पाता। लेकिन जिसने किताबें पढ़ ली ना, जिसकी समझ बन गई, उसके लिए लूसेंट बहुत आसान है। तो अब तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री पूरी समझ में आ गई। मॉडर्न का मतलब होता है जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। मॉडर्न का पहला चैप्टर यही तो था, जब आपके देश में किसका अंत आया? मध्यकाल। और मध्यकाल का अंत माना जाता है कि भाई जब ये कमज़ोर होने लग गए। और सबसे मोटे तौर पर देखें तो 1707। फिर हम PDF पढ़ना इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इन लोगों के आने के बाद एक लंबे समय तक ये सिर्फ व्यापारी थे। जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा PDF का, तो आपने कुछ सन याद किए थे, 1498, और फिर 1500। जैसे सारे की तो क्या बात करें, मेन की बात करें, 1498 के बाद 1502, 5 साल बाद कंपनी का बनना। फिर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना। इस बीच में सारे सन याद करें तो हमने 1602 देखा, 1600 देखा, 1616 देखा ना। फिर 1664 के बाद कोई बड़ी कंपनी तुमसे संबंधित नहीं है। और फिर हमने देखा ये आपस में मारकाट करने लग गए, और उस मारकाट में तुमने कुछ सन पढ़े थे, 1757, 64, 61 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 61 की इंपॉर्टेंस इनसे जुड़ी नहीं है। आप शांति से मेरी बातों को सुनो, भाई आपस में बात मत करो। ये MTS अगर पास करना है तो GK पर ही सब कुछ बेस्ड होगा, ये पता है ना सबको। कहीं से एक छोटा सा फैक्ट तुम्हारी नौकरी को रखवा देगा और एक फैक्ट कहीं से लगवा देगा। तो अब सारी बातों पर बहुत ध्यान से फोकस करना। ये सन आपको पता है। जैसे कोई आपको कर्नाटक युद्ध कहे तो आपको पता है कि हिस्ट्री कैसे, ये क्यों लड़े, नाम हमारा बदनाम करके, और लड़ते रहे आपस में। उसमें अमेरिका में भी लड़े, यूरोप में भी लड़े। फिर कर्नाटक युद्ध में आप पापे करके हमने 3 संधियां पढ़ी। फिर कैसे इन्होंने मैसूर में 4 युद्ध लड़े बाप बेटे के साथ। फिर वार करन वे हमने याद किया हुआ था कि कौन कौन टाइम था। अब उन सबको फैक्ट्स को याद करने के लिए लूसेंट उठानी जरूरी है, क्योंकि पेपर में आएंगे फैक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग के बाद फैक्ट्स याद करने होते हैं। देखो जरा, हम मॉडर्न इंडिया का कुछ पार्ट पढ़ भी चुके थे। सबकी किताबों में पेज नंबर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन नियर अबाउट मिलेगा। मेरे बुक में 39 पेज से स्टार्ट हुआ था आधुनिक भारत, ये मैंने पढ़ा दिया था, मसूलीपट्टनम और ये सब। पेज 40 पर हम थे, तुम अपने आसपास पेज देख लेना। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, शायद ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था। अच्छा, कहाँ पहुँचे थे फिर? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन पढ़ लिया था, ठीक है। बंगाल पर अंग्रेजों का, यही पढ़ना था, ठीक है। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले मुगलों के मरते ही, जो ताकतवर मुगल था उसके मरते ही याद करो, सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? बंगाल। याद होगा, बंगाल का जो दीवान था उसने कहा मैं सूबेदार हूँ। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान,
फिर सिराजुद्दौला, याद है ये बातें? वो उसका कोई अपना बेटा नहीं था, फिर उसकी बेटी का बेटा, फिर वो दामाद था उसका, इस तरह की। हाँ, वही कहानियाँ हैं सारी। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मैं पॉइंट पढ़ती जाऊँ, जो मेन होगा उसको टिक करते चलना। पहला पॉइंट देखो, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। सबसे अमीर इलाका कौन सा था? इसके दो लॉजिक थे। एक तो यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, और दूसरा याद करो, हुगली में पुराने टाइम में हमारा क्या था? व्यापारिक केंद्र। हाँ, क्लास 10th की NCERT मैंने तुम्हें कई बार शॉर्ट में बताई है कि हमारे 3 शहर टक्कर के थे जिनकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज। सूरत, हुगली, और क्या था ये नीचे वाला? मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। इन तीनों को नीचे करने के लिए 3 नए व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों ने बना दिए। एक का नाम रखा मुंबई, एक का नाम रखा मद्रास, और एक का नाम रखा कलकत्ता। ये 3 शहर भी हमने पढ़ा था ना, इन्होंने बसाए थे। अंगियार याद करें, फ्रांसिस डे याद करें। हाँ, यहाँ इनसे मेरा मतलब है विदेशी। तो विदेशियों ने हमें नीचा करने के लिए हमारे 3 इंपॉर्टेंट शहरों के बराबरी पे 3 शहर बना दिए। फिर देखते देखते हमने क्या देखा कि उनकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते उन्होंने इन तीनों शहरों को बहुत स्पीड से बढ़ाया, और हमारे जो पुराने बेचारे वो हथकरघा चलाने वाले, हैंडलूम वाले वीवर्स थे, वो बर्बाद हो गए। ये पूरी कहानी क्लास 10th की NCERT में समझाई गई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चैप्टर में, जो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताई थी। वही पॉइंट देखो अब आगे। तो कहते हैं बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। 2 कारण तुम्हें पता है, मिट्टी और व्यापार। इन 2 कारणों से ये अमीर थे। मुर्शीद कुली खां, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम, टिक करना। स्वतंत्र शासक था, किंतु वो नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। यानी ये स्वतंत्र थे, पर किसको टैक्स दिया करते थे? अंग्रेजों, इसको मुगलों को। नेक्स्ट पढ़ना, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ये टिक कर लो, ढाका यानी आज का बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद ले गया वहां से उठा के। भागीरथी नदी के तट पर, ये भागीरथी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? गंगा, यानी ये बंगाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे पढ़ना, इसने इजारेदारी ना एक तरह से ठेके की व्यवस्था थी। जैसे जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ये वाला इलाका दे दिया जाएगा खेती करने के लिए। यहाँ लिख लो ऊपर एक लाइन में, इजारेदारी, एक लाइन में एक्सप्लेन कर लो। ठेके की व्यवस्था, सर्वाधिक बोली लगाने वाले को जमीन दे दी जाती थी। जैसे टेंडर नहीं उठते अब, जैसे हर चीज के, शराब के ठेकों के टेंडर उठते हैं भाई, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको मिल जाता है। ये ऐसे ही लिख लो यहाँ, ठेके की व्यवस्था, सर्वाधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर भूमि प्रदान की जाती थी। इसका टारगेट क्या था? क्या टारगेट रहा होगा? ज्यादा टैक्स वसूलना। लिख लो, उद्देश्य ज्यादा लगान वसूल करना। पेपर में इजारेदारी पूछ लेंगे, कहाँ फेमस हुई थी? बंगाल में। इजारेदारी ठेके की व्यवस्था थी, सर्वाधिक जो बोली लगाता उसको ठेके पर जमीन दी जाती थी। उद्देश्य था ज्यादा लगान कमाना, ज्यादा लगान वसूल करना या ज्यादा लगान कमाना। आगे पढ़ो अब। तो इसने क्या किया? इसने इजारेदारी प्रथा, एग्जाम में आ जाए, इजारेदारी प्रथा किसने स्टार्ट की? हाँ, मुर्शीद कुली खां। ये स्वतंत्र था, लेकिन ये क्या करता था? टैक्स दिया करता, टैक्स लोगों से इकट्ठा करता। कौन सी व्यवस्था चला दी? इजारे। भाई जो ज्यादा बोली लगाएगा उसका टैक्स ज्यादा मिलेगा इसको, तो वो वहां आगे भेज देगा। आगे पढ़ो। और उसने कृषकों को तकाबी ऋण टिक कर लो। तकाबी ऋण पता है? ये अंग्रेजों ने भी किया था। ये क्या था? ये क्लास 10th का फिर से टॉपिक आया, अब ध्यान से सुनो। अंग्रेजों ने आपके लोगों को बर्बाद करने के लिए एक व्यवस्था चलाई थी। इसमें ये लोग हमें सामान बेचने से पहले पैसा उधार दे देते थे। मान लो इन्होंने बंगाल के 100 लोगों को जो कपड़ा बुनते हैं उनको पैसा उधार दे दिया कि ये पकड़ो पैसे, तुम इस पैसे से कच्चा माल खरीदना और हमारे लिए शर्ट्स बना देना। अब जिन लोगों को 100 लोगों को इन्होंने पहले से पैसा दे दिया तो एक तरह से ये लोग बंध गए। अब ये आगे जाके अपने माल को सिर्फ और सिर्फ किसको बेच सकते हैं? अंग्रेजों को। इस तरह की व्यवस्था में आदमी लालच में पैसा पकड़ तो लेता है, लेकिन बाद में वो फंस जाता है। टाइम पे ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो उसको पीटेंगे, मारेंगे। मैंने एक वर्ड शायद तुम्हें बताया होगा, हाँ, गोमास्ताज बताया था। वो जो लठैत थे, जो पीटते थे। हमारे यहाँ पे लोगों का काम धंधा 2 तरीके का था। कुछ लोग करते थे काम, जिसमें कपड़े बुनना, और उनके घर वाले करते थे खेती। उसमें भैंस पालते, खेत कमाते, ताकि पेट भी भरा रहे और पैसा भी आता रहे। लेकिन इन गोमास्तों के डर
वर्ष से सारे लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ के, भैंस वैंस छोड़ के अपना ये चरखा चलाना स्टार्ट किया। फिर इस चरखे को किसने रिप्लेस करवा दिया? जो इनकी स्पिनिंग व्हील आई, जो इनकी मशीनें आई। ऐसे देखते देखते बंगाल जैसे अमीर इलाके में, आपको याद होगा 1770 में कितने 3 करोड़ लोग, हमने पढ़ा था ना वहां थे, इनमें से 1 करोड़ लोग मर गए। यानी जो बंगाल सबसे ज्यादा संपन्न था वो इस तरह की प्रथाएं जहां पहले चल रही थी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने नया किया, हमारे यहाँ भी था। अभी तुम कौन सा ऋण पढ़ रहे हो? तकाबी। तकाबी ऋण होता है पहले से पैसा उधार दे देना कि भैया ये मैंने पैसा दे दिया, तुम मेरे लिए कमाओगे। ठेकेदारी हमारी भी थी, लेकिन इसको गलत तरीके से अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया अपने हिसाब किताब से। ये हमारे थे, वरना ये टिक कर लो। तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज। इसमें एक अच्छी बात पता है क्या थी? ये कर्ज माफ कर देते थे, अगर फसल बर्बाद हो गई कोई बात नहीं, तो ये टिक कर लो। प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद था शुजाउद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट में तीसरी लाइन तुम्हारे काम की है। बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना। फिर ये सूबेदार है आगे अली वर्दी खान, पहले मुर्शीद कुली खां, फिर अली वर्दी खान। ये टिक कर लो, अंडरलाइन करना इसको। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। कौन राजस्व दिया करता था? मुर्शीद कुली खान, जिसने राजधानी ढाका से उठा के मुर्शिदाबाद, किसने बंद कर दिया? अली वर्दी खान। कारण तुम समझ गए, 1740 के बाद तो फिर इनकी कमजोरी, 1739 में युद्ध नहीं हो गया था वो ईरान का, कौन था वो? शाह। हाँ, तो उससे दिख गया कि ये तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं। इसने नहीं दिया। ये टिक कर लो, इसने कर देना, राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। पैसा जब टैक्स में नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रांत में रुकेगा पैसा, और प्रांत में रुकेगा तो प्रांत अमीर बनेगा। आगे पढ़ना। बंगाल को भारत का स्वर्ग, ये काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके काल में भारत का स्वर्ग बना बंगाल? अली वर्दी खान, जिसने राजस्व किसको देना बंद कर दिया? मुगलों को। ये उत्तर मुगल हैं, कमजोर मुगल। नेक्स्ट पढ़ना। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 3 काम के हैं बंगाल में। पहला मुर्शीद जिसने 2 प्रथाएं चलाई, इजारेदारी और तकाबी ऋण, लेकिन उसने राजस्व दिया, यानी उसका पैसा इकट्ठा होके एक बड़ा पैसा किसको दे रहा था? मुगलों को। किसने अपना ये टैक्स देना बंद कर दिया? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के टाइम में टैक्स बंद हुआ तो बंगाल अमीर बना, इसलिए भारत का स्वर्ग बना। अगला पॉइंट टिक करो। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, तुम्हें याद है ये झूठी कहानी? हॉलवेल नाम के अंग्रेज ने कहा कि सिराजुद्दौला ने हम 146 आदमी पकड़ के एक छोटे से कमरे में लॉक कर दिया और हम में सब मर गए, बस कुछ जिंदा बचे। झूठी बात थी ना ये। इसी को कहते हैं काल कोठरी की त्रासदी या काल कोठरी की घटना। ये झूठ बोला गया था। ये टिक कर लो। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल, उनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह इनमें से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे, ऐसा कहा जाता है, जबकि ये झूठ बात थी कि इतने छोटे कमरे में इतने लोग खड़े भी नहीं हो सकते। कैसे इसने बंद किए ये? नेक्स्ट टिक करना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव हमें पता है ना, थोड़ा गुस्सैल आदमी था। इसको पहले इस युद्ध में तो था ये, किस में? प्लासी, लेकिन बक्सर में ये नहीं था। बक्सर में कौन था? हाँ, फिर दोबारा जैसे ही संधि की तब इसको बुला लिया। इलाहाबाद की संधि में ये फिर आ गया, हेक्टर मुनरो की जगह फिर दोबारा था ये टिक कर लो। अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी का युद्ध, आज प्लासी कहाँ है? उस टाइम पे जैसे बड़ी बेल्ट थी बंगाल की, आज अगर प्लासी एग्जैक्टली चेक करो, बक्सर का एरिया पड़ता है बिहार से लगता, लेकिन प्लासी एग्जैक्टली अगर चेक करोगे जगह नाम की तो तुम्हें मिलेगी ये बंगाल में। लिख लो यहाँ बंगाल। तब वो बिहार था ही नहीं, तो बंगाल ही कहते थे सारे को। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान, याद है ये अच्छे आदमी थे, हमने इनके नाम पढ़े हुए हैं। मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी मतलब आज की हुगली, गंगा और हुगली एक ही तो है। गंगा बंगाल में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, एक आपकी तरफ और एक चला जाता है बांग्लादेश में, जो आगे जाके जमुना नहीं बन जाती, फिर वो नॉर्थ ईस्ट से आती है वो।
ये टिक कर लो। भागीरथी के पास लिख लो हुगली, ये हुगली है हमारी। नेक्स्ट पढ़ना, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। यानी पहले राजधानी क्या थी? ढाका। किसने हटाई थी? मुर्शीद कुली खान ने। इसने बनाई थी मुर्शिदाबाद, लेकिन ये टैक्स दिया करता था किसको? मुगलों को। इसके बाद इसका दामाद कौन था? अलीवर्दी खां, जिसने टैक्स नहीं दिया, बंगाल को अमीर बनाया। लेकिन अब कौन आ गया? मीर, पहले मीर जाफर आया, फिर मीर कासिम आया। कासिम समझदार आदमी था। कासिम ने दो बड़े काम किए। कासिम ने देखा भैया मेरा जो ससुर था इसकी बेवकूफ़ी से मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों की आदत हो गई थी खराब रोज़ पैसा उठाने की। तो इसने सोचा कि रोज़ ये आके बैठते हैं मेरी राजधानी में, क्यों ना मैं राजधानी को बहुत दूर ले जाऊँ। ये राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यानी ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। 3 लोगों ने राजधानी बदली है। पहले ढाका थी, फिर कौन उसको बदल के ले गया? मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खां। फिर किसने बदली? मीर कासिम ने। एक काम इसने ये किया। दूसरा काम इसने कहा कि मैं अपने लोगों से टैक्स नहीं लूंगा, और जब इंडियन ट्रेड अगर टैक्स फ्री होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सामान की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी और हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। इस बात से कौन चिढ़ा था? अंग्रेज़। तभी तो फिर युद्ध हुआ था। कौन से वाला? बक्सर। क्योंकि इन्होंने फिर ये देखा इसने टैक्स फ्री किया, इसको सीट से हटा दिया। फिर इसने अपनी सेना इकट्ठी करके अवध के नवाब के साथ और दिल्ली के नवाब जो भारत का शाही था इनके साथ जुड़ के काम किया। ये टिक कर लो। अब आगे तो प्लासी के बाद क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर ने अंग्रेजों से दामाद हो गया ये मुर्शिदाबाद मुंगेर स्थानांतरित की। बंगाल की राजधानी का क्रम हमें समझ में आ गया। पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। कौन ले गया मुर्शिदाबाद? मुर्शीद कुली खान। और मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद है। अगला पॉइंट टिक करना, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन नहीं था? क्लाइव। क्लाइव प्लासी में था और फिर इलाहाबाद की संधि में था। अगले पेज पे आ जाओ। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध हमें अच्छी तरह पता है। मैसूर का जो पहला ताकतवर आदमी था कौन था? हैदर अली। वो कोई बहुत पुश्तैनी अमीर आदमी नहीं था, याद है? सैनिक बना था वो। और फिर वो इंडिपेंडेंट कब बना? 1761 में। फिर इंडिपेंडेंट बने उसे कुछ ही दिन बीते थे और अटैक स्टार्ट हो गए। पहला अटैक कब हुआ? 1767। लेकिन इस युद्ध में ये विजयी हुआ था और इसने कहाँ तक उनको भगाया था? मद्रास। इसके बाद फिर सेकंड हुआ था 1780 से 84, जिसमें बीच में वो मारा गया। फिर तीसरा 90 से 92 और चौथा 99 में। दूसरे में पिताजी मरे और चौथे में बेटा मर गया। जल्दी से पढ़ेंगे। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ये स्वतंत्र शासक बना था। नेक्स्ट चेक करना, हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, ये किसकी कॉपी है? फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस में था ये। यहाँ लिख लो फ्रांस। हाँ, फ्रांस से प्रभावित था ये बहुत ज्यादा। और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। किसका है ये जैकोबिन क्लब? 9th क्लास में ये लिखी हुई हैं बातें। ये एक बहुत गरीबी से उठा आदमी था, रॉबर्सपियरे। ये इसका मुखिया था। रॉबर्सपियरे भी लिख देते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं रॉबर्सपियरे लिख लो यहाँ पर। जैकोबिन क्लब गरीब लोगों का, मजदूरों का, किसानों का, जो चमड़े का काम करते थे, बहुत निचले तबके के, उन सबका एक पार्टी मान लो, मिली जुली। इसका नाम था जैकोबिन क्लब। ये 9th क्लास की NCERT में लिखी है सारी बातें, सब काम किए हैं। इसलिए आगे पढ़ना। तो जैकोबिन क्लब का मेंबर बना ये। प्रमुख युद्ध पढ़ लो, साल और गवर्नर जनरल। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का उतना नाम नहीं आता। एक आदमी था हैरी करके, उसका नाम लिख लो, फेमस नहीं है वो। इन केस आ जाए तो हमें पता हो। हैरी नाम था उसका, हैरी। पहला उतना फेमस भी नहीं हुआ था, हैरी।
दूसरा टिक करना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। अब ये आएंगे वार, करण, वे। तो वार का मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स, करण का मतलब कार्नवालिस और वे का मतलब वेलेजली। ये 3 काम किए हैं, वार, करण, वे। पीछे देखो तीनों के नाम हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली। वार, करण, वे। सन हमें याद ही है, 80, 84, 90, 92, 99। और नंबर 1, 2, 3, 4 तुम्हें पता ही है। तृतीय में खास क्या लिखा है पढ़ लो। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी। अब हमें याद है कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में भी ऐसा होता, लेकिन अगर कौन समझदार ना होता, हैदर अली। इसने याद करो 50 लाख रुपए तो 35 लाख रुपए दे दिए थे मराठों को, और निजामों के बीच में एक आदमी को भेज दिया था कि ये तो चले जाएंगे, बाद में तेरी मेरी लड़ाई में फिर तू फंसेगा। तीसरे युद्ध में क्योंकि पिताजी नहीं थे, बेटा ये समझदारी नहीं कर पाया और याद करें तो हार गया। इसकी राजधानी में घुस के इसके बेटों को बंदी बनाया, ले गए और इसको 3 करोड़ रुपए प्लस की बात हुई थी कुछ। ये टिक कर लो। तो ये तीनों इकट्ठे आ गए थे। अब टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 99 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी। ये टिक कर लो, शेर की तस्वीर। हमें याद है शेर की तस्वीर INA के झंडे पर भी थी, सुभाष चंद्र बोस के झंडे पर भी शेर था ना। इसके बाद देखो, नोट इंपॉर्टेंट है, 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली, याद है ये फ्रांसीसी 2 आदमी थे, एक डुप्ले और एक लाली, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। महत्वपूर्ण संधियों में टिक कर लो। पहली आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि थी मद्रास, दूसरी थी मंगलौर, तीसरी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी है? टीपू। टीपू की सुल्तान की राजधानी में अंदर आने का मतलब ये हार गया, ये स्पष्ट बात है। चौथा, यहाँ चौथे में क्या हुआ था? डेथ हो गई थी, इसलिए कोई संधि नहीं हुई। इसके बाद आ जाओ अंग्रेज और सिख। ये पूरी कहानी तुम्हें याद है सिखों की? सिखों में एक इंटेलिजेंट और बहुत काबिल आदमी था, महाराजा रणजीत सिंह। हमें पता है पहले कितने गुरु हुए थे इनके, फिर 11वां इनका नेता बंदा बहादुर, जिससे चिढ़ते थे लेटर मुगल, और फर्रुख सियर ने, जिसको बताई थी मैंने कहानी, कैसे दिल्ली ले गए थे सिखों को, कत्लेआम हुआ था उनका, कैसे उनका धर्म बदलवाने के लिए। 11वें नेता का दिल्ली में मर्डर हो गया था 1719-16 में। 13 से 19 के बीच में राज किया था फर्रुख सियर ने, उसी ने मरवाए थे 11वें नेता। इसके बाद कोई बड़ा नेता नहीं था। फिर हमें याद है 12 मिसलों में विभाजित हो गया था। फिर सुकर चकिया करके एक मिसल थी जिसमें महाराजा रणजीत सिंह थे, और रणजीत सिंह की खासियत क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह ने एक तो सब धर्मों को बराबरी, हमने पढ़ा था कि जब कोई विदेशी आता तो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, इनका सिक्का चलता था, और अंग्रेजों ने भी जब तक ये जीवित रहे इनकी टेरिटरी पे कभी अटैक नहीं किया। कोशिश की थी लेकिन इनका दबदबा था। कौन सी नदी थी वो? सतलुज, जिससे ऊपर का हिस्सा अंग्रेजों ने कह दिया था जी आपका है, हम नहीं आएंगे, इससे नीचे के हिस्से पे हम राज करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह का इतना दबदबा था। हमें ये भी पता है कि इनके पास था वो जो महारानी के ताज का, कौन सा? कोहिनूर हीरा, इन्हीं के पास तो था, यही तो वापस लाए थे नादिर शाह से। तो महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा रहे, इंडिया का एक पूरा प्रांत हमारे अपने कब्जे में रहा। जैसे सारा साउथ गया, नॉर्थ ईस्ट गया, सब गया। इन्होंने अपने जीते जी कभी अंग्रेजों को अपनी टेरिटरी में एंटर नहीं करने दिया। लेकिन जैसे इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ कब हुई? 1839 में। और अगले 10 साल के अंदर 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए, 45, 46, 47, 49, 48, 49, और 49 में फिर सारा पंजाब का प्रांत किसके अधिकार में था? अंग्रेज। इस आदमी ने कभी भी अंग्रेजों के सामने, जबकि अंग्रेज कितने हावी थे, तुम खुद पढ़ के आ रहे हो, उन्होंने साउथ को खत्म कर दिया, बंगाल को खत्म कर दिया, मुगल सम्राट तक उनके सामने झुकता था। ये आदमी को बहुत, ऐसा नहीं कि बड़ा राजा था, लेकिन इनका नाम था, इनका दबदबा था, इनके टाइम तक पंजाब सेफ था। तो वही बता रहे हैं सिखों और अंग्रेजों के रिलेशंस। पहला देखो, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है, पहले गुरु। गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए? सिख।
ये बादशाह बाबर और हुमायूं के, इन्होंने कौन सा युद्ध आंखों से देखा था? पानीपत की पहली लड़ाई। पहले गुरु ने तो देखी थी। कितने गुरु मरवाए गए हैं? 2, 5वां और 9वां। 5वें को मरवाने में जहांगीर का नाम आता है और 9वें के लिए गुरु तेग बहादुर, और नेता को मरवाने वाला फर्रुख सियर था। पढ़ो आगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए, बाबर हुमायूं। यहाँ लिख लो पानीपत की पहली लड़ाई। पूछ लेंगे किस गुरु ने उस समय साक्षी थे, वो तो पहले वाले। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। गुरु नानक ने गुरु का लंगर, मैंने तुम्हें ये 10 डिटेल से करवा रखे हैं। लंगर और पंगत की व्यवस्था बताया था ना। पीरी मीरी तलवार रखते थे डबल। किसने कहा था कि हमें सैन्य प्रशिक्षण भी लेना चाहिए? छठे गुरु ने, क्योंकि 5वें का मर्डर हुआ। फिर उनके बेटे ने कहा कि हम भी सैन्य प्रशिक्षण लेंगे। टिक करना ये तीसरा पॉइंट। गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत का मतलब लंगर, लेकिन लंगर को स्थायी किसने बनाया था? दूसरे ने। पहले वाले ने काम किया था लेकिन स्थायी बनाया दूसरे ने। गुरुमुखी लिपि का जनक कौन था? गुरु अंगद। कौन से नंबर के थे? दूसरे। हमें याद है ना 10 में से एक बहुत छोटे भी थे। बड़े भाई ने नालायक निकला तो छोटे वाले को बना दिया था। अगला पॉइंट देखो। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का काम किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद बहुत इंपॉर्टेंट, सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। ये मैंने तुम्हें लिखवाए थे 10 गुरु सारे। लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। डबल टिक कर लो, आज तक चल रही है लंगर व्यवस्था, स्थायी है ये। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया, दूसरे वाले ने। सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास। अमरदास याद करें तो बीबी भानी, इनकी तो वो थी ना बेटी। हाँ, 500 बीघा जमीन। फिर चौथे ने उसमें क्या बनाया था? अमृतसर, वो सरोवर बनाया था। अगला पॉइंट देखो। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई काम किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन, ये टिक कर लो। जो सिख लोग हैं इनका विवाह अलग तरीके से होता है ना, इनकी विवाह पद्धति का नाम क्या है? लवन। ये किसने डेवलप की है? तीसरे गुरु ने, गुरु अमरदास ने। अगला पॉइंट टिक करना। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। कहते हैं 500 बीघा जमीन दी थी। अमरदास ने 12 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर ये 22 गद्दियों की महंत की नियुक्ति की। बीबी भानी के पति थे रामदास। याद करें, रामदास के बाद फिर ये पद कैसा हो गया? पैतृक, कि भाई उसका बेटा ही बैठेगा इस पर। ये टिक कर लो। बीबी भानी के पति थे रामदास। सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने यानी चौथे गुरु ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। खुद जो जमीन मिली थी वो उनकी पत्नी को मिली थी। उनकी पत्नी के पिताजी कौन थे? तीसरा गुरु। तो चौथे तक ये पैतृक नहीं था, तब कोई भी काबिल आदमी गुरु बनता था। चौथे वाले ने घोषणा की भाई मेरा बेटा, तीसरा बेटा लायक है, ये गुरु बनेगा। वहां से फिर हम देखेंगे 10 के 10 इनके एक परिवार के हैं। कभी चाचा बन गया, कभी भतीजा बन गया, कभी बेटा बन गया। तो ये टिक कर लो, गुरु का पद सौंपा, गुरु पद पैतृक। कौन से गुरु के बाद पैतृक बना ये? चौथे के बाद। तीसरे वाले की जो बेटी थी उनको बीबी भानी, किसने जमीन दी थी? अकबर ने। अगले उसमें देखो ऊपर, गुरु अर्जुन यानी 5वें गुरु सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। डबल टिक कर लो। इसमें गुरु नानक के प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। नानक यानी पहले से लेके जितनी अच्छी अच्छी बातें। एक अच्छी बात क्या है सिखों की इस बुक में? सिर्फ अपने धर्म की बातें हैं, बाकी इन्होंने रैदास, रैदास किस जाति के बताते थे अपने आप को? चमार। रहीम, रसखान यानी जो नीची जाति से भी काबिल आदमी था ना, इन्होंने उस आदमी की जाति को ना देखते हुए अपनी बुक में गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखोगे सबकी अच्छी बातें, चाहे कबीर की थी, रसखान की थी, रैदास, जो अपने मुंह से लिखते हैं कि रैदास उन्होंने अपने दोहे में लिखा कि मैं चमार जाति से हूँ। उस जमाने में चमार जाति को लोग हीन मानते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनकी अच्छी बात को इन सिखों के गुरुओं ने अपनी इसमें डाल दिया। इससे दिखता है कि ये लोग समझदार थे, अदरवाइज किसी और जात पात का क्यों इसमें इंक्लूड करते। ये टिक करो आगे।
तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थनाएं और गीत। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ टिक करना कबीर, जो जुलाहे थे ना, जुलाहा था ना कबीर तो जाति, कबीर के माँ ने तो उनको छोड़ दिया था, त्याग दिया था। फिर एक पानी के तट पे, नदी के तट पे नीमा नाम का एक जुलाहा था, उसकी पत्नी को ये मिले थे। तो कबीर, नामदेव और रैदास, जो खुद कहते हैं अपने इनमें दोहों में कि वो चमार जाति के थे, इनकी रचनाओं को भी सम्मिलित किया। नेक्स्ट चेक करना, गुरु अर्जुन देव यानी 5वें गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब, जिसको आज आप कहते हैं गोल्डन टेम्पल, ये 5वें गुरु ने बनवाया, का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। जहांगीर राजा कब बना? 1605 में, जब अकबर मर गया तभी तो ये राजा बना। अगले साल इसने 5वें गुरु को मरवा दिया। नेक्स्ट चेक करना, सिखों के छठे गुरु हुए हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया, क्योंकि इनके पिताजी का मर्डर हुआ तो उन्होंने कहा हम भी सैनिक के रूप में काम करेंगे, और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तो एक ने जलाशय बनवाया, उससे अगले ने फिर उसके बीच में गोल्डन टेम्पल बनवाया, फिर उसमें अकाल तख्त छठे ने बनवाया। यानी चौथे, पांचवें, छठे ने किस पे काम किया? अमृतसर। और तीसरे की बेटी को वो जमीन मिली थी। कौन था तीसरा? अमरदास। चौथे का नाम रामदास, पांचवें का नाम अर्जुन देव। तो पहले जलाशय बना, उस पहले जमीन मिली, तीसरे के टाइम जमीन मिल गई, चौथे की पत्नी की उस जमीन पे उसने जलाशय बनवाया, पांचवें ने उसके अंदर फिर हरमंदिर साहिब का निर्माण। नेक्स्ट चेक करना, ये 2 तलवार बांधकर, याद होगा ना मीरी और पीरी नाम की तलवार थी, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की, यानी फोर्टिफाइड, जैसे अंग्रेज नहीं करते थे अपने इलाकों को, इन्होंने किलेबंदी कर दी अमृतसर की। अमृतसर की जमीन किसको मिली थी? तीसरे की बेटी को। किसने शहर बसाया था? चौथे ने। पांचवें ने उसके बीच में फिर हरमंदिर साहिब, छठे ने इसको वो करा दिया, फोर्टिफाइड करा दिया। सिखों के 7वें गुरु हुए हर राय। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने पर आशीर्वाद दिया। दारा शिकोह किसका बेटा है? औरंगजेब का तो भाई है ये, यानी शाहजहां का बेटा है। नेक्स्ट चेक करना, सिखों के 8वें गुरु हुए हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई, याद है, ये बचपने में ही चले गए थे। हाँ, इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान जहाँ शीशगंज है वहाँ गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया। ये कहाँ है ये सारा हिसाब किताब? चांदनी चौक। आज भी ये गुरुद्वारा और वो पेड़ कहते हैं, अब वो पेड़ तो खैर उसके बाद के पेड़ होंगे, लेकिन माना जाता है उसी पेड़ से इनको बांधा गया था। यहाँ लिख लो चांदनी चौक। तो गुरुद्वारा शीशगंज है यहाँ पर आज भी। नेक्स्ट पढ़ना, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने क्या कहा? लड़कों को अपने नाम के आगे सिंह लगाना है और लड़कियों को कौर। अब तक लोग लगाते हैं अपने नाम के आगे। नेक्स्ट चेक करना, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। टिक कर लो, ये अब तक चल रहे। कितने लोग देखा नहीं 5 वो अलग से ड्रेस पहनते हैं, ये टिक कर लेना। केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए कौर। तो वो 5 का सिंह कौर, ये सब किसकी देन है? 10वें गुरु की। 9वें गुरु की डेथ कहाँ हुई है? उन्होंने कहा शहादत दी? दिल्ली के चांदनी चौक में। कौन सा ये बना हुआ है? गुरुद्वारा शीशगंज है वहाँ। नेक्स्ट पढ़ना, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान था आनंदपुर साहिब। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, अगला पॉइंट टिक करना, इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। फिर क्या डिसाइड हुआ था कि अब के बाद गुरु बनाएंगे ही नहीं, और गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें अच्छी अच्छी वाणी लिखी थी, अच्छी बातें, उनको अपना गुरु मान लेंगे। बस एक नेता के रूप में कौन उभरा था? हाँ, और ये बंदा बहादुर असली बंदा बहादुर नहीं थे, याद है? इनका नाम लक्ष्मण देव था। ये कश्मीर में जन्मे थे, फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मुलाकात हुई थी गुरु से। ये टिक कर लो आगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी का ये हो गया 2 पुत्र। अगला पॉइंट पढ़ना, 1699 में से पढ़ लो, वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ, इसको टिक कर लो, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली, पाहुल पता है क्या होता है? पाहुल जैसे हमारे यहाँ नहीं होता
बच्चे का जन्म होता तो पुराने जमाने में गंगा जल उसके मुंह में डालते थे कि भाई इसकी जीवन शुरू अच्छा चले। फिर जब आदमी की मौत होने को होती है लास्ट सांस, तब भी गंगा जल डालते हैं। ये हिंदुओं में है ना, ऐसे इनके यहाँ ये प्रणाली है। ये पढ़ के देखो क्या कहते हैं, पाहुल प्रणाली। यहाँ लिख लो जल या अमृत, ऐसा माना जाता है जैसे हम गंगा जल का सेवन करते हैं, ऐसे जल या अमृत जिसे पीकर सिख खालसा फौज का हिस्सा बन जाता था, कि भाई वो सच्चा खालसा बन गया। एक तरह का पानी या अमृत, हम लोग चरणामृत आज नहीं मंदिरों में बांटते हैं, ऐसे ही मान लो, पानी या अमृत जिसे पीकर सिख खालसा फौज का हिस्सा बन जाता था। तो इसे कहते थे पाहुल प्रणाली। पेपर में आ जाएगी पाहुल किससे संबंधित है, सिख धर्म से। इजारेदारी किसने चलाई थी, हाँ ये याद रखनी है, ये अलग अलग बातें हैं। पाहुल प्रणाली, तो जल या अमृत जिसे पीकर कोई भी सिख क्या बन जाता था, खालसा। खालसा पंथ किसने चलाया, 10वें गुरु ने, खालसा पंथ। ठीक है, इसके बाद आगे बस पढ़ लो। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, इसको टिक कर लो। गोविंद सिंह जी ने जो आज पढ़ा जाता है ये 10वें गुरु ने किया इसके ऊपर काम, और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी, यानी अब कोई गुरु नहीं बनेगा। तो ये गुरुवाणी आज भी तो चल रही है, सिखों के जितने गुरुद्वारे हैं वहां देखा नहीं, एक बुक रखी होती है, और कई बार ऐसी वीडियोज आती हैं देखो जिसमें कुछ लोग नालायक होते हैं, तो उस बुक की बड़ी सेफ्टी रखी जाती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, उसके चार ऐसे ऐसे थोड़ा वो रखते हैं बाउंड्री टाइप। पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें एक आदमी इतना बेवकूफ़ था, वो यंग सा कोई लड़का, वो आया, उसने ऐसे शीशा झुका के उसके अंदर कूद गया, उस किताब को उठा लिया, फिर लोगों ने इतना मारा, उसका मर्डर कर दिया वहीं पे, क्योंकि इसकी बेइज्जती करना मतलब ये गुरु समान है, तो इसकी बड़ी केयर की जाती है, इसको पवित्र माना जाता है। तो ये टिक कर लो। अब ये किसने की ये सारी चीज़ें, गुरु का कार्य करेगी, 10वें गुरु ने कह दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई थी, ये भी टिक करना, 1708 में नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है, महाराष्ट्र में, लिख लो महाराष्ट्र नामक स्थान पे एक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर टिक करना, इनका जन्म सन नहीं पूछने वाले, पूंछ जिले में, कश्मीर में, ये कश्मीर में जन्मे थे, राजौली गांव में हुआ था। बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे, यानी हिंदू थे, और हिंदू से किस धर्म में चले गए, तो सिख धर्म भी तो हिंदू धर्म के बाद ही निकला है। पहले सिर्फ 3 ही तो थे आपके यहाँ, या तो सनातन हिंदू या बौद्ध और जैन। और बौद्ध और जैन का भी हमें पता है कि वो लोगों ने स्टार्ट किए थे, किस धर्म का पता नहीं है, हिंदू धर्म सनातन। ये पता नहीं कब से चला आ रहा है, इसकी कोई डेट नहीं लिखी मिलती। इन 3 के बहुत बाद में आपका इस्लाम धर्म आया, और इस्लाम धर्म जब आया तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई थी। ये तो ईस्वी में आया ना, 610 में तो गुरु जो उनके वो थे मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 से पहले इस्लाम धर्म धरती पर था ही नहीं। यानी सिख धर्म किस में से अलग होकर निकला है, हिंदू में से। आप पढ़ तो रहे थे, इनकी शादी ब्याह की अलग से प्रणाली डेवलप की गई थी। ये टिक कर लो। तो पाहुल के बाद हो गया बंदा बहादुर, है ना, तो पूंछ जिले में लक्ष्मण दास। बंदा का उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ यमुनानगर हरियाणा के आसपास को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाए, तो पहले और 10वें गुरु के नाम के सिक्के। नेक्स्ट पढ़ लो। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। तो किससे पंगे ले लिए, सीधे मुगलों से, इसलिए मुगल इनको मरवा देंगे। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को या बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये फर्रुखसियर टिक कर लो, 1716। ये 1713 से 19 तक था। इसने हमारा कुछ भलाई का काम नहीं किया, अंग्रेजों का टैक्स फ्री कर गया। उनको बंगाल में कहा तुम बिल्कुल 1 भी रुपया मत दो, और सूरत में भी 3000 रुपए दे देना, फ्री में व्यापार करो। इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ। इसमें पहला पॉइंट पढ़ लो। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अगला पॉइंट टिक करना। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया, और इन 12 दलों को क्या कहा गया, मिसल। इनमें ही आगे जाके फिर सुकर चकिया करके ना। अगला पॉइंट टिक करना। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। टिक कर लो ये मिसल, पेपर में आ जाए। मिसल किस भाषा से लिया, अरबी है, सिख धर्म का, लेकिन शब्द उठा है अरबी से, जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला, आज पाकिस्तान में है गुजरांवाला, लिख लो यहाँ पाक,
में हुआ था 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। यानी इसके बाप दादा भी बड़े आदमी थे। कौन सी मिसल के? सुकर चकिया। मिसल कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। अब जैसे ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दिमाग में बैठा लो। अगर पूछ लें मिसल सिख धर्म संप्रदाय का शब्द किस भाषा से लिया गया, तो अरबी भाषा का शब्द है ये। नेक्स्ट टिक करना। 1798-99 में, ये वो टाइम है जब किसकी मौत की तैयारी हो गई थी? हाँ, यानी साउथ की पट्टी पर अंग्रेजों का कब्जा हो रहा था। ये टिक करो। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। तो जब साउथ की बेल्ट पर अंग्रेज हावी हो रहे थे, तब ऊपर कौन संभाल रहा था काम? रणजीत सिंह। नेक्स्ट लाइन में टिक करना। 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि में क्या मान लिया गया कि सतलुज से नीचे अंग्रेज आएंगे, ऊपर का हिस्सा आपका रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ने का है। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, यानी पाकिस्तान की बेल्ट के आसपास। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इससे अगला पॉइंट, पहला अंगल सिख युद्ध 1845-46 में और दूसरा 49 में। ये दोनों युद्धों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या था? इनको खत्म करके और किस पे कब्जा जमा लेना? पंजाब। क्योंकि पंजाब की इस बेल्ट पर कौन पुराने टाइम में हावी था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कब एक्सपायर हो गए? 1839 में। 10 साल में फिर देख के सारी चीजें भाप के और इनके ऊपर कब्जा जमा लिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधि। कोई बड़ी संधि नहीं हुई। लाहौर की संधि टिक कर लो और भैरोवाल की संधि। इसका लास्ट पॉइंट तुम्हारे काम का है, जो पूछ सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी की 1849 की घोषणा द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। तो डलहौजी हमें याद तो है कि बड़ा चालाक आदमी था। लैप्स की नीति याद है? हड़प की नीति। हाँ, उसके अलावा इसने ढेर सारे ऐसे ही काम किए थे। इसके बाद आगे बस पढ़ लो। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अंडरलाइन करना। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यानी अंग्रेजों ने जब इसको विलय किया, तब किसकी चलती थी इंडिया में? डलहौजी की। डलहौजी 1848 के बाद एक्टिव था ना भाई। क्रांति से पहले डलहौजी ने कितने सारी गड़बड़ियां की थी 48 के बाद लगातार, उसमें फिर ये पंजाब भी आ गया। अगली हेडिंग है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। आप सबको पता है कि कंपनी ने पहले 3 गवर्नर बनाए थे 3 इलाकों में। कहां कहां? हाँ, 3 इंपॉर्टेंट इनके शहर थे। बंबई में गवर्नर, मद्रास में और कलकत्ता। फिर हमने देखा कलकत्ता तो स्वर्ग बन गया था, बहुत पैसा कमाया। फिर कलकत्ता पे इन्होंने कब्जा जमाया प्लासी और बक्सर के बाद। कलकत्ता लगातार पैसे कमा के देता गया, पावरफुल बनता गया। फिर इसको कहा कि तू इन तीनों का मुखिया है। इसका नाम क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। और इन दोनों को कहा कि कोई भी गड़बड़ होने पर, परेशानी में आने पे किसको कांटेक्ट करना? बंगाल को। आज भी तो ऐसा ही है। आपके हर जिले को संभालता है डीसी, लेकिन अगर डीसी दिक्कत में आ जाए तो कमिश्नर को कांटेक्ट करता है। कमिश्नर 4-5 जिलों के ऊपर हेड होता है। पता है ये बात तुम लोगों को? हर पूरे देश में जितने जिले हैं, हर जिले को संभालने की जिम्मेदारी होती है एक आईएएस अफसर की। देश के हर जिले में एक आईएएस बैठा है और उस जिले में आईएएस का काम होता है प्रशासन की देखरेख करना। पूरे जिले का जिम्मेदारी डीसी की होती है। लेकिन कई बार डीसी जो है यंग लड़के यंग लड़कियां नहीं संभाल पाते, गड़बड़ हो गई। हर चीज का एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना। मान लो दंगेबाजी हो गई, डीसी नहीं संभाल पाया, आगजनी हो गई, लोग सड़कों पे आ गए और दंगेबाजी कर दी, तब फिर डीसी तुरंत कांटेक्ट करता है कमिश्नर को। कमिश्नर जैसे मान लीजिए 5 जिलों पे एक कमिश्नर बैठा दिया। अब ये कमिश्नर कौन है? डीसी रैंक पे कई साल काम करने के बाद, फील्ड वर्क करने के बाद, जो दिल्ली जाके जो सरकार के अंडर रह के काम सीखा है ना बड़े रैंक पे, उसको फिर कमिश्नर प्रमोट करते हैं। कमिश्नर को एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। कोई 24-25 साल का कमिश्नर तुमने कभी नहीं देखा होगा। तुमने 22-25 साल के डीसी देखे होंगे, क्योंकि वो नए बस पढ़े और लग गए। लेकिन लाइफ पढ़ने और लगने से नहीं चलती है। बहुत सारी चीजें दिमाग से, भाई कैसे क्या करना है, डिसीजन लेना, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे कमिश्नर होता है ना, ऐसे ही पहले होता था कि भाई अगर दिक्कत में आए तो एक को किसको कांटेक्ट करोगे। तो इन दोनों को कह रखा था तुम्हें किसके ऊपर फेथ रखना है? बंगाल। बंगाल में भेजते थे काबिल और ताकतवर आदमी को।
इसलिए हमेशा हेडिंग में लिखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तुमने बंबई के गवर्नर जनरल नहीं पढ़ा, बंबई के गवर्नर पढ़ा, और वो भी नाम फेमस नहीं है किसी का भी। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बड़ा आदमी था। कौन कौन इसके अंडर माने गए? मद्रास और बंबई। फिर जब ये बेल्ट बढ़ती गई, ये दिल्ली तक भी तो पहुंच गए। इन्होंने दिल्ली तक की नहीं पूरी टेरिटरी, फिर साउथ पे कब्जा, फिर कहा कि तुम यहां मत बैठो, अब तुम पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो, क्योंकि भारत इनकी बेल्ट में था। तो पहले 3 गवर्नर थे, फिर एक गवर्नर जनरल बना, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, और बाद में यही पोस्ट जाके बन गई थी वायसराय। फिर जब हम आज़ाद हुए तो हमने वायसराय को बाद में फिर गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन आज़ादी के बाद हमें फील हुआ कि ये तो हमें पुराना आभास कराता वो लॉर्ड वाला। फिर हमने ये पोस्ट खत्म करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो पढ़ेंगे अब इसमें। पहला कौन है देखो, इसमें मेन काम पढ़ते जाओगे तुम्हें याद आते जाएंगे। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, पहला है बंगाल के गवर्नर। सबसे पहला कौन लिखा है? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 60 और 65 से 67, ये बीच में चला गया था ब्रिटेन। इस बीच में मैंने तुम्हें बताया था ये थोड़ा ना एग्रेसिव नेचर का आदमी था, एकदम से कुछ बड़ा डिसीजन लेता था, ये बिना सोचे समझे काम करता था। तो जब ये होता ना कि अटैक करना है तो इसको बुलाते, जब लगता था शांति से काम करना है तो इसको हटा लेते थे। इलाहाबाद की संधि एग्रेसिव मोड में थी, क्योंकि हमारे राजा खड़े हुए थे और ये बैठे हुए थे, तब इसको बुला लिया। लेकिन जब लड़ाई हुई तो 3 सेनाएं थी और दिमाग से काम करना था, तब ये नहीं था। तब कौन था? हेक्टर मुनरो। देखो पहला पॉइंट, इसने बंगाल में द्वैध शासन, तुम्हें याद है ड्यूअल द्वैध शासन क्या था? पैसे सारे अंग्रेजों के और जिम्मेदारी बंगाल के नवाब की। जो प्रशासन है, जो काम करना है वो तो नवाब करेगा, और जो पैसे इकट्ठे करने वो अंग्रेज। इसका नुकसान क्या हुआ था? राजा ने काम करने बंद कर दिए और अकाल पड़ा था, क्योंकि किसी ने नहरें नहीं खुदवाई, किसी ने सिंचाई पे काम नहीं किया। पढ़ के देखो, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके तहत राजस्व वसूलने का यानी पैसे का, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले तो कंपनी के थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी किसकी थी? नवाब। शासन चलाने के लिए क्या खर्चा भी चाहिए होता है? वो खर्चा जहां से आता था उस पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने। तो डबल नुकसान हमारा हुआ, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, पावर हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट चेक करना, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल करने का अवसर मिल गया। 65 के बाद तो फिर ये इंडिया पे छा ही गए थे। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। प्लासी के युद्ध क्या सच में लड़ाई हुई थी? वो तो बस एक हल्के से इन्होंने पैर जमाए थे, और फिर उसके बाद असली में इनका जो धाक बनी वो 65 में बनी। किस युद्ध के बाद? प्लासी, बक्सर। और किस संधि के बाद? इलाहाबाद की संधि। इसके बाद 2 पॉइंट उतने काम के नहीं है, सेकंड हाफ में ऊपर देखो, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। पहला पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट, याद आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में एक, अगर तुम्हें याद हो। कलकत्ता में उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि उनके मामले एक ही कोर्ट में जाते थे। हमारा सुप्रीम कोर्ट तो बना ही नहीं था, हमारा कोर्ट तो बाद में जाके, पहले क्या था ये? इंपीरियल, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट हमने 50 में बनाया, उससे पहले हमारे पास कोर्ट ही नहीं था ये। टिक करो इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। डबल टिक कर लो। 73 से फिर ये गवर्नर जनरल बन गया, तो 3 एरियो का हेड बन गया अब ये। नेक्स्ट टिक करना, जिसका कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया, तो तीनों में मॉनिटर कौन बन गया? एक तरह का बंगाल का। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉर करन वे पढ़ा हुआ है ना हमने, वही आदमी है ये। इसके बाद अगला पढ़ना, वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था बहुत पहले, मतलब 50 में आया था, तब तो प्लासी और ये सब भी नहीं हुए थे। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार कहाँ था? कलकत्ता में, बड़ा बाजार था। इसका अध्यक्ष बना, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। यानी 20-30 सालों में इस आदमी ने क्लर्क की पोस्ट से और कहाँ तक का सफर तय किया? पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी तीनों एरियाज का मुखिया बन के क्या आया था यहाँ? क्लर्क। यानी कितनी काबिलियत रही होगी क्लर्क में, जो पूरे एरिया का हेड बन गया।
वॉरेन हेस्टिंग्स आज का लास्ट पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे, बल्कि ये भी लंबा टॉपिक है। वहां से मैसेज नहीं आया क्लास हटने का? ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट टिक करो, बल्कि पहला ही पॉइंट पढ़ो। इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। बताओ मुर्शिदाबाद कौन ले गया था? मुर्शिद कुली खान। और फिर कौन मुर्शिदाबाद से भी ले गया था मुंगेर? क्या नाम था उसका? मीर कासिम। ये राजकोष मतलब पैसे का जहां काम धाम था, उसको उठा के वापस कहां लाया? कलकत्ता। नेक्स्ट चेक करना, 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। ये अदालत हमें तो पता भी नहीं थी, याद है? ये अंग्रेज ही लाए थे अदालतें भी, हमें तो इन अदालतों के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। इसके बाद बाकी 2 पॉइंट उतने काम के नहीं है, वो सारे वो निजाम और मुफ्ती और इन सब के बारे में है। 2 पॉइंट छोड़ दो, रीडिंग कर लेना बेशक। अगला काम का है, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तुम्हें पता है 2 बने थे, एक कंट्रोल और एक डायरेक्टर। डायरेक्टर को काम कहा था भैया व्यापार बढ़ाओ, और कंट्रोल को कहा था कहाँ एंट्री हो सकती है उस पर ध्यान दो। 2 तरह के बना दिए थे ना, वही है ये, चेक कर लो। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया, यानी द्वैध बस 7 साल के लिए आई। कब आई थी? 1765। और कब खत्म कर दी? 72 में। लाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। यहां लिख लो जहां लिखा है ना द्वैध, यहां लिख लो 1765 से 72, सिर्फ 7 साल। लेकिन इन 7 सालों में हमारा नवाब तो हो गया कंगाल और ये बन गए अमीर, क्योंकि पैसे का सारा टैक्स का डिपार्टमेंट इनके पास था। इसके बाद फिर 2 पॉइंट छोड़ दो, अगला टिक करना। इसने कुछ अच्छे काम भी किए, बता रहे हैं। 1781 में कलकत्ता में इसने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित किया। तो यानी अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ खुलवाया? कलकत्ता में, क्योंकि इनका गढ़ वही था। किसके टाइम की घटना है ये? वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला मदरसा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी बहुत काम का है। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये दोनों आपकी लैंग्वेज हैं, मदरसा भी आपका है और संस्कृत भी आपका। काम किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जोनाथन डंकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये 1782 वाला क्या था? 91 में थी ये, इसको फिर टिक कर लो, मैं कल फिर देख के बताऊंगी। 1782 तुम कह रही हो, नहीं थी ये जोनाथन डंकल वाली, पीछे टेबल में आएगा, फिर देख लेंगे अगर दोबारा चेंज होगा तो। 1 पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 1784, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बहुत बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस में है ये। इसके बाद नोट पढ़ लो बस, 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 23 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो पूछेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना? तो 1784 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स वाला। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 26 लाख रुपए बंद। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ये क्लास 10th में पूरी डिटेल से समझाया गया। मैंने आपको बताया था ना, ये बंगाल गजट 2 हैं। एक बंगाल गजट क्या था? जो एड के लिए आता था, बताया था ये, ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट का, जिसमें ऐड आया करते थे और जिसका टारगेट था अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना, जिसमें अंग्रेजों की बुराई भी की थी। किसने छापा था ये? जेम्स अगस्ट हिक्की ने। फिर सेम नाम का अखबार एक इंडियन ने भी छापा था, क्या नाम था उसका? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य, दोनों इंपॉर्टेंट है। भट्टाचार्य वाले का सन एग्जैक्टली नहीं पता, वो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, या तो वो 1617 है या 18, लेकिन ये 1780 वाला बहुत काम का है। पहले अंग्रेज ने छापा, फिर सेम नाम से कुछ साल बाद इंडियन ने छापा। ये मैंने आपको अपनी बुक में भी लिखवाया था। ये क्लास 10th में पूरा चैप्टर में दिया हुआ है और दोनों का नाम दिया है, इसलिए तुमसे पूछ लेंगे एनसीईआरटी में। यहाँ लिख लो ये बात, जहां लिखा है ना 1780 भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। यहीं लिखो 1816/1818, ये कंफर्म नहीं है, ये कहीं लिखित नहीं है क्योंकि कॉपी नहीं मिली इनकी, ओरिजिनल खत्म हो गई। 1816 या 18 बंगाल गजट, सेम अखबार, गंगाधर या गंगा किशोर भट्टाचार्य, दोनों नाम दिए हैं क्लास 10th में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में लिखी कोई भी लाइन तुम्हारे पेपर में मिलेगी। गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर या गंगा किशोर भट्टाचार्य। इसमें और इसमें क्या फर्क है? जेम्स अगस्ट हिक्की विदेशी है, जबकि ये भट्टाचार्य इंडियन है। यहां लिख लो फर्स्ट
इंडिपेंडेंट इंडियन न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन न्यूज़पेपर, ये हमारा था, इसमें हमारा पैसा लगा, हमारे लोगों ने छापा, लेकिन अपने नाम का अखबार का नाम नहीं बदला। नाम क्या रखा? वही जो अंग्रेज ने रखा था। क्या रखा था उसने? बंगाल गजट। उस अंग्रेज का टारगेट क्या था? खबरें छापना या एडवर्टीजमेंट करना? इसलिए मैंने तुम्हें लिखाया था द ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट करके उसका नाम था। हाँ चलो, बाकी कल पढ़ेंगे।